बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 5 व्यवसाय की उभरती पद्धतियों के बिंदु ऑनलाइन लेन देन पर चर्चा करूंगा। पिछले वीडियो में हमने ई व्यवसाय के बारे में अध्ययन किया था। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय ई व्यवसाय कहलाता है। इसमें इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, साथ ही साथ मोबाइल की आवश्यकता होती है। तो इनके माध्यम से जो व्यवसाय किया जाता है वह ई व्यवसाय कहलाता है। अब हम इसमें जो ऑनलाइन लेन देन होता है उसकी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, जो विक्रेता होता है यह क्या करता है, अपने उत्पाद किसी वेबसाइट पर, जो वेबसाइट होती है उस पर क्या है, अपलोड कर देता है। वह अपने उत्पादों की जानकारी वेबसाइट पर देता है। वहां से क्रेता जो खरीदना चाहता है वह क्या है, यह जानकारी प्राप्त करता है उत्पाद के संबंध में। और जब वह जानकारी प्राप्त कर लेता है तो वह क्या करता है, यदि खरीदना चाहता है तो वह अपना आदेश प्रसारित करता है। वह आदेश देता है कि मुझे यह वस्तु खरीदनी है, यह उत्पाद खरीदना है, इसके संबंध में वह आदेश जारी करता है। और ऐसे में विक्रेता क्या है, भुगतान के बारे में उसे सूचना प्रदान करता है। अब भुगतान के कई प्रकार होते हैं जिनके बारे में वेबसाइट पर पहले से जानकारी दी हुई होती है कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है या अग्रिम भुगतान करना है, नेट बैंकिंग के द्वारा भुगतान किया जाना है, चेक द्वारा भुगतान करना है, ये सारे ऑप्शन उस पर होते हैं। यदि अग्रिम भुगतान किया जाना है तो ऐसी स्थिति में क्रेता द्वारा भुगतान करने पर वस्तु इसके लिए भिजवा दी जाती है। विक्रेता द्वारा क्या होगी, वस्तु क्रेता को भेज दी जाएगी। तो ये जो चरण होते हैं ये वस्तुओं के लेन देन से संबंधित हैं। अब इसमें ऑनलाइन जो लेन देन है उसमें वस्तु का लेन देन भी हो रहा है। देखिए, साथ ही साथ वस्तु की सूचना, उसके संबंध में जो भी जानकारी है उसका भी ऑनलाइन माध्यम से लेन देन हो रहा है और भुगतान भी ऑनलाइन हो रहा है। तो यह सारा कार्य जो है वो कैसे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। व्यक्ति अपने मोबाइल से ये कार्य कर रहा है, वह लैपटॉप के माध्यम से ये कार्य कर रहा है, वह अपने कंप्यूटर के माध्यम से यह कार्य कर रहा है। अब देखते हैं इसे ऑनलाइन लेन देन। प्रचलन के आधार पर कोई भी ऑनलाइन लेन देनों में 3 अवस्था हो सकती है। देखिए, 3 अवस्थाएं हो सकती है किसी भी ऑनलाइन लेन देन में। पहली अवस्था क्या है, क्रय पूर्व विक्रय पूर्व अवस्था, जिसमें प्रचार एवं सूचना जानकारी शामिल है। खरीदने से पहले विक्रेता क्या देगा, अपने उत्पाद की जानकारी देगा, सूचना देगा। साथ ही साथ क्रेता क्या करेगा, उस जानकारी को, उस सूचना को प्राप्त करेगा। इस वेबसाइट पर ढेर सारे उत्पाद हैं, कई सारे उत्पाद इस पर हैं। वह उनमें से जो क्रेता होता है वह उनमें से निश्चित उत्पाद की जानकारी प्राप्त करके, जो उसे चाहिए उसकी जानकारी प्राप्त करके उसको खरीदने के लिए अपना मन बनाता है। दूसरी क्रय विक्रय अवस्था, जिसमें मूल्य, मोलभाव, क्रय विक्रय लेन देन को अंतिम रूप देना, भुगतान इत्यादि शामिल होते हैं। देखिए, दूसरी अवस्था क्या है, जिसमें खरीदना है तो उसके लिए वस्तु को सिलेक्ट करना, उसका भुगतान करना, ये इसमें सम्मिलित होता है। और तीसरी अवस्था होती है सुपुर्दगी अवस्था। वस्तु किसे मिलेगी, क्रेता को प्राप्त होगी। विक्रेता क्रेता के पास वस्तु को भेजेगा, उसके पास पहुंचाएगा। तो ये 3 अवस्थाएं होती है। एक तो क्रय पूर्व विक्रय पूर्व की अवस्था होती है, एक क्रय विक्रय की अवस्था होती है और तीसरी सुपुर्दगी अवस्था कहलाती है। आगे देखते हैं बच्चों, ऑनलाइन व्यापार प्रक्रिया। अब व्यापार प्रक्रिया कैसे होती है, देखिए, आपने अमेजन का नाम सुना होगा। आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी खरीदारी कर सकते हैं। इस पर ढेरों विक्रेताओं के कई सारे उत्पाद इस पर प्रदर्शित होते हैं। आप इसका ऐप मोबाइल में भी डाउनलोड कर लेते हैं और उसके माध्यम से भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऐसी वेबसाइट पे जाएंगे
तो वहां पर सबसे पहले आपको पंजीकरण कराना होता है। एक पंजीकरण फॉर्म आपको भरना होता है और उसके बाद ही आप इस पर क्या कर सकते हैं, खरीदारी आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आपने पंजीकरण कराया, उसके बाद में आप उसके जो विज्ञापन है उस पर जो कई सारी वस्तुएं हैं उनमें से अपनी वस्तु का चयन करते हैं, अपनी पसंद की वस्तु का क्या करते हैं, चयन करते हैं, अपनी पसंद के अनुसार चयन करेंगे और फिर आदेश प्रसारित करते हैं। जो भी आदेश होगा वो प्रसारित करेंगे, वो देंगे कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, अपने स्थान का पूरा विवरण आपने पंजीकरण के समय दे ही दिया है। तो आदेश जारी होने के बाद में जो भुगतान है उसके बारे में वहाँ पर जानकारी होगी और भुगतान के साथ ही आपको क्या कर दिया जाएगा, सुपुर्दगी कर दी जाएगी। यदि भुगतान आपने अपने घर पर देना निश्चित किया है कैश ऑन डिलीवरी के रूप में, तो आपको भुगतान प्राप्त होते ही वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो ये चरण इसके अंतर्गत होते हैं, ऑनलाइन व्यापार प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं। आइए देखते हैं, पहला है पंजीकरण। ऑनलाइन खरीदारी से पूर्व व्यक्ति को एक पंजीकरण फॉर्म भरकर ऑनलाइन विक्रेता के पास पंजीकरण करवाना होता है। इसके अंदर आपको अपने नाम की जानकारी देनी होती है, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, साथ ही अपने जहां जिस पते पर आपको वस्तुएं मंगवानी होती है उसकी जानकारी देनी होती है। आदेश प्रेषित करना। अब देखिए, आप जब भी इन वेबसाइट पर जाएंगे, ऐसी वेबसाइट पे जाएंगे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मित्रा, तो आपको क्या होगा, वहाँ पर शॉपिंग कार्ट होती है जिसमें आप अपनी पसंद की जो वस्तु हैं उसका चयन कर उसमें डाल सकते हैं और उनके क्रय के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। शॉपिंग कार्ट, खरीदारी गाड़ी, ट्रॉली में आप किसी भी वस्तु को चुन सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। आप उसमें चुनकर रख भी सकते हैं और उसमें से हटा भी सकते हैं। भुगतान विकल्पों को चुनकर आदेश जारी कर सकते हैं। अब आपने कौन सा भुगतान का विकल्प पसंद किया है उसके आधार पर आप भुगतान विकल्प चयन करें और फिर आप आदेश जारी कर देवें। भुगतान तंत्र। क्रयों का भुगतान अनेक विधियों से किया जा सकता है। देखिए, क्रयों का भुगतान जो है वो कई तरीकों से किया जाता है। एक तो होता है डिलीवरी के समय आप उसका भुगतान कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी। जब आपके पास वस्तु पहुंच रही है तब आपने उसका भुगतान करना निश्चित किया है। सुपुर्दगी के समय नकद। नकद में भुगतान वस्तुओं की भौतिक सुपुर्दगी के समय किया जाता है। वस्तु की भौतिक सुपुर्दगी मतलब वस्तु आपके पास आ गई है, वस्तु आपके हाथों में है और आप क्या कर रहे हैं, उसका भुगतान कर रहे हैं। इसे कहा जाता है वस्तु की भौतिक सुपुर्दगी के समय भुगतान करना। दूसरा तरीका है चेक के द्वारा। देखिए, आप चेक के द्वारा भी भुगतान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में चेक कलेक्ट करने की व्यवस्था कंपनियों के द्वारा पहले कर दी जाती है। आपसे चेक कलेक्ट कर लिया जाएगा और जैसे ही चेक क्लियर होगा वैसे ही वस्तु आपके पास पहुंच जाएगी। वस्तु की सुपुर्दगी चेक की वसूली के बाद की जा सकती है और ऐसी स्थिति में चेक द्वारा भुगतान पर आपको वस्तु तभी मिलेगी जब चेक से वसूली हो जाती है, चेक से भुगतान प्राप्त कंपनियों को हो जाता है। नेट बैंकिंग हस्तांतरण। देखिए, आजकल नेट बैंकिंग के माध्यम से भी भुगतान किया जाने लगा है। क्रेता लेनदेन की एक निश्चित मूल्य राशि ऑनलाइन विक्रेता के खाते में हस्तांतरित कर सकता है। आप नेट बैंकिंग के जरिए अपने खाते में से पैसा विक्रेता के खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आप यह कार्य कर सकते हैं। तो यह भी आजकल बहुतायत में होने लगा है, जो कि इसके बाद वस्तुओं की सुपुर्दगी का प्रबंध करता है। देखिए, जैसे ही आपने नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान किया उसके तुरंत बाद विक्रेता क्या करेगा, आपकी जो वस्तु है वो आपके पास भिजवा देगा। क्रेता के पास वस्तु विक्रेता द्वारा भिजवा दी जाएगी। तो इस प्रकार से विक्रेता को पहले आपने क्या किया है, नेट बैंकिंग के माध्यम से पहले क्या किया है, भुगतान किया है। आपने भुगतान किया, विक्रेता आपकी वस्तु वहां से रवाना कर देगा। तो यह आपने भुगतान का कौन सा विकल्प चुना है उसके आधार पर तय होता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड। देखिए, क्रेडिट और डेबिट कार्ड आपके बैंक द्वारा
जारी किए जाते हैं और इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। आप इसके द्वारा शॉपिंग कर सकते हैं, आप इसके द्वारा भुगतान कर सकते हैं। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में विख्यात ये कार्ड ऑनलाइन लेन देनों में सर्वाधिक प्रयुक्त माध्यम है। कई वेबसाइट जो हैं, कई जो ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, मित्रा है, ये क्या करते हैं, आपको समय समय पर अलग अलग बैंकों के कार्ड पर छूट भी प्रदान करते हैं कि आप इस बैंक के कार्ड से भुगतान करेंगे तो आपको 5% अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। इस प्रकार की ये ऑफर चलाते रहते हैं। तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की छूटें दी जाती है। ग्राहक बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। उन्हें उन कार्डों का नंबर, बैंक का नाम व अन्य जानकारी ऑनलाइन देनी होती है। जब आप इस ऑप्शन को चुनते हैं तब आपसे आपके कार्ड का नंबर मांगा जाता है। कार्ड का नंबर मांगा जाएगा कि भाई इस कार्ड का नंबर क्या है। साथ ही साथ इसमें इसकी जो अवधि है, जो इसकी समाप्त होने की अवधि है, उसके बारे में पूछा जाता है। कौन से महीने, कौन से वर्ष में ये समाप्त हो रहा है। साथ ही इस पर जो उपभोक्ता का नाम होता है उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद OTP के माध्यम से या तो OTP के माध्यम से या आपका जो इसका पासवर्ड होता है, जो 4 अंकों का जो आपके पासवर्ड होता है, उसके माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। या फिर इसके पीछे की तरफ, इस क्रेडिट कार्ड के पीछे की तरफ जो CVV नंबर होता है उसके माध्यम से भी आप भुगतान कर सकते हैं। ये ऑप्शन निर्धारित होता है वेबसाइट द्वारा कि आप किस ऑप्शन के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं। अंकीय डिजिटल नकद, देखिए यह भी इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का एक नया रूप है। यह इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का एक रूप है जिसका अस्तित्व केवल साइबर स्थान स्पेस में ही होता है। सबसे पहले आपको बैंक में इस राशि का भुगतान चेक, ड्राफ्ट इत्यादि द्वारा करना होगा। बैंक आपको अपने खाते से अंकीय नकद निकासी की अनुमति प्रदान करेगा। तब आप अंकीय कोषों का प्रयोग वेबसाइट पर क्रय करने में कर सकते हैं। अब आपके पास जो ये कोष आ गया है, अंकीय कोष, इसका प्रयोग करके आप वेबसाइट पर किसी भी वस्तु का क्रय कर सकते हैं। यह भी ऑनलाइन लेन देन का एक नया माध्यम है। ई लेन देनों की सुरक्षा एवं बचाव, देखिए अब बात आती है कि ई लेन देन की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। देखिए हम क्या करते हैं, अपनी सारी जानकारी, जो ये क्रेता होता है यह अपनी सारी जानकारी इंटरनेट पर क्या कर देता है, अपलोड कर देता है। यह इंटरनेट पर अपनी सारी जानकारी दे रहा है। देखिए बैंक डिटेल भी दे दी है, इसने अपने खाते की जानकारी भी दे दी है, उस पर पासवर्ड भी लगा दिया है। तो ये सारी जानकारी किस पर दे दी, इसने इंटरनेट पर दे दी है। और इसके द्वारा अगर मान लीजिए किसी हैकिंग करने वाले ने इसको हैक कर लिया है, इसके डाटा को इसमें से हैक कर लिया है, तो वह क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। वह क्या कर सकता है, इसके खाते को खाली करके इसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये कई चीज़ें ऐसी होती है जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, उनसे सुरक्षा के उपाय जानने भी आवश्यक होते हैं। ई लेन देनों की सुरक्षा एवं बचाव, अब सभी ई लेन देनों के बारे में हम देख लेते हैं। जोखिम से आशय किसी ऐसी अनहोनी की संभाव्यता से है जो कि एक लेन देन में शामिल पक्षों के लिए वित्तीय, प्रतिष्ठात्मक अथवा मानसिक हानि का परिणाम बने। सबसे पहले तो जोखिम क्या है, देखिए जोखिम एक प्रकार की अनिश्चितता है, कभी भी घटित हो सकती है, कैसे भी घटित हो सकती है। तो जोखिम जो होती है वो अनहोनी की एक संभाव्यता है जो कभी भी हो सकती है। एक लेन देन में शामिल पक्षों के लिए अब यह क्या नुकसान पहुंचाती है, वित्तीय जो है असुरक्षा प्रदान करती है। वित्तीय, प्रतिष्ठात्मक और मानसिक हानि इसके परिणाम हो सकते हैं। आपको धन का नुकसान हो सकता है, कंपनी की प्रतिष्ठा, जो भी व्यवसायी फर्म है उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है, साथ ही साथ मानसिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो ये जोखिम बहुत ज़्यादा होते हैं। अब लेन देन से संबंधित कौन कौन से जोखिम होते हैं, देखिए लेन देन से संबंधित पहला जोखिम होता है
आदेश लेन देन संबंधी चूक। क्रेता ने आदेश दिया लेकिन विक्रेता ये कह दे कि भाई मुझे तो आदेश मिला ही नहीं, वह मना कर दे कि मुझे तो आदेश मिला ही नहीं। एक अवस्था ये भी हो सकती है, क्रेता ने आदेश दिया, विक्रेता ने मना कर दिया कि हमें आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा, विक्रेता ने आदेश के पूर्ति करने के लिए क्या किया, वस्तु भेज दी, लेकिन जो कस्टमर है वो लेने से मना कर दे कि मैंने तो आदेश दिया ही नहीं। इस प्रकार ये लेन देन जो होता है आदेशों का, इसमें भी क्या होती है, समस्या हो सकती है। विक्रेता इस बात के लिए मना कर सकता है कि ग्राहक ने उसे कभी आदेश प्रेषित किया था। विक्रेता मना कर सकता है कि उससे कभी आदेश मिला ही नहीं। ग्राहक यह मना कर सकता है कि उसने कभी विक्रेता को आदेश प्रेषित किया था, और ग्राहक भी आदेश दे दिया है लेकिन बाद में मना कर सकता है मैंने तो ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं। यह भी इसमें क्या होती है, जोखिम होती है। आदेश लेन देन संबंधी चूक इसे कहा जाता है। अगला है सुपुर्दगी की चूक। देखिए, कई बार क्या होता है, मैंने कोई वस्तु मंगाई, मैंने पिज्ज़ा मंगाया और जो डिलीवरी बॉय था वो मेरे एड्रेस पर न देकर, मेरे घर पर न देकर मेरे पड़ोसी के घर पर देकर चला गया। वो उसको लाना कहाँ था, यहाँ पर, लेकिन वो कहाँ चला गया, यहाँ पर देकर चला गया। यहाँ पर उसने पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं किया। अब कंपनी में मैं फ़ोन करूँगा कि भैया मेरा पिज़्ज़ा कहाँ है, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, मेरा पिज़्ज़ा कहाँ है। तो क्या होगा, वो कहेंगे कि साहब वो तो अभी डिलीवर हो चुका है, लेकिन यहाँ मुझे तो मिला ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये जो डिलीवरी बॉय था इसकी गलत जगह, गलत पते पर सुपुर्दगी के कारण ऐसा हुआ है। सुपुर्दगी की चूक, वांछित सुपुर्दगी न हो पाना, वस्तुओं की सुपुर्दगी गलत पते पर होना अथवा आदेश से अलग भिन्न वस्तुओं की सुपुर्दगी होना इसमें सम्मिलित है। देखिए, मैंने पिज़्ज़ा मंगाया और उसकी जगह बर्गर का पैकेट मेरे घर पर आ गया, तो मैंने जो वस्तु मंगाई थी वो तो उसमें है ही नहीं। कई बार ऐसे जो त्रुटियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा ई लेन देनों में होती है। हमने जो कलर मंगाया था, जो टी शर्ट ब्लू कलर का मंगाया, उसकी जगह रेड कलर का टी शर्ट हमारे पास आ गया। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ई लेन देनों में ये जो सुपुर्दगी की चूक है यह कई बार हो जाती है। हमारे पते पर आने वाली वस्तु किसी अन्य पते पर चली जाती है। अगला है भुगतान संबंधी चूक। देखिए, कई बार ऐसा होता है, जो क्रेता होता है वो कहता है कि भाई मैंने भुगतान कर दिया है, मैंने भुगतान कर दिया, जबकि जो विक्रेता होता है वो मना करता है कि मैंने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, आपने जो भुगतान किया वो मुझे नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति बहुत ही खराब होती है। विक्रेता पूर्ति की गई वस्तुओं के लिए भुगतान प्राप्त नहीं कर पाया हो, जबकि ग्राहक दावा करे कि उसने भुगतान कर दिया है। और ऐसा कब होता है, जब विक्रेता पूर्ति कर चुका है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इनसे बचने के उपाय क्या हैं, देखिए आइए। पंजीकरण के समय पहचान, देखिए पंजीकरण करते समय ही पहचान सुनिश्चित कर ली जाए। साथ ही साथ स्थिति पते की जांच द्वारा कि वह कहाँ रहता है, उसका क्या पता है, सही पता दिया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच भी कर लेनी चाहिए। आदेश स्वीकृति एवं भुगतान वसूली के लिए एक प्राधिकार प्राप्त कर बचा जा सकता है। देखिए, आदेश स्वीकृति करने के समय और भुगतान के लिए एक प्राधिकार जारी करके इससे बचा जा सकता है। पहले ही अगर भुगतान प्राप्त कर लिया जाए, ऑनलाइन ही ई लेन देन के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर लिया जाए, तो इस समस्या से बचा जा सकता है। ग्राहकों को सुरक्षा के लिए सुप्रतिष्ठित खरीदारी शॉपिंग साइट से खरीदारी करनी चाहिए, और ग्राहकों को भी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छी जो वेबसाइट्स हैं उनसे ही खरीदारी करनी चाहिए। किसी नई वेबसाइट पर जाकर उसे खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे ऑफर आते हैं कि बहुत कम दामों में वस्तुएं मिल रही होती है, उन पर भुगतान पहले करना होता है और आपका भुगतान डूब जाता है, क्योंकि आप उस फर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं रख सकते। डाटा संग्रहण एवं प्रसारण जोखिम, देखिए
ई लेन देनों में कुछ जोखिम ये भी है कि हम जो डाटा ऑनलाइन फीड करते हैं, हमने अपना जो लेन देन का डाटा ऑनलाइन फीड किया है, हमने क्या किया, अपने कार्ड के बारे में जानकारी दी, हमने अपने कार्ड के साथ साथ उसकी जो पासवर्ड हैं वो भी ऑनलाइन प्रेषित कर दी। मान लीजिए अगर ये डाटा जो है, ये जो हमारी सूचना जो है, वह अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या हो सकता है, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसे हैकिंग के माध्यम से कोई हैक कर ले तो क्या होगा, वह इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो डाटा संग्रहण एवं प्रसारण जोखिम, यह भी ये लेन देनों में बहुत बड़ा जोखिम होता है और इससे बचने के उपाय हमें करने चाहिए। सूचना गलत हाथों में चली जाए तो अनेक जोखिम हो सकते हैं। वायरस और हैकिंग से भी बहुत नुकसान हो सकता है। और देखिए, हैकिंग तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही साथ वायरस से भी इन सूचनाओं को नुकसान पहुंचता है। वायरस एक प्रोग्राम है, आदेशों की एक श्रृंखला होता है जो कि अपनी पुनरावृत्ति कंप्यूटर प्रणालियों पर करता रहता है। वो क्या करता है, अपनी पुनरावृत्ति करता रहता है, अपनी संख्या बढ़ाता रहता है और कंप्यूटर के विभिन्न भागों में जाकर उनके कार्यों को प्रभावित करता है। कंप्यूटर वायरस का प्रभाव क्षेत्र स्क्रीन प्रदर्शन में मामूली छेड़छाड़ से लेकर कार्य प्रणाली में बाधा तक, लक्षित डाटा फाइलों को क्षति तक, समूची प्रणाली को क्षति तक हो सकता है। इनसे बचाव के लिए एंटीवायरस व क्रिप्टोग्राफी, कूट लेखन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, वायरस से बचने के लिए, जो वायरस कंप्यूटर में आ जाते हैं उससे बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग कर बचा जा सकता है। एंटीवायरस क्या करता है, इन वायरस को समाप्त कर देता है। कई बार हमारे मोबाइल में मैसेज आते हैं, हमारे लैपटॉप में भी इंटरनेट के माध्यम से मैसेज आते हैं कि आप क्लिक कीजिए, आपने इतना पुरस्कार जीता है। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में कई प्रकार की फाइलें अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। ये वायरस फाइलें होती है जो कि हमारे सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए एंटीवायरस होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ अपनी जो सूचनाएं हम दर्ज करते हैं, ये हमने हमारी सूचना, गोपनीय सूचना भेजी, अब इसको किसी द्वारा हैक कर लिया जाए, मान लीजिए किसी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है, हैकिंग जिसे बोलते हैं, वो कर ली जाए और उस सूचना गलत हाथों में चली जाए तो हमें नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कूट लेखन का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब उसे कोडिंग के अंदर, कोड भाषा के अंदर भेज सकते हैं। साथ ही साथ उस पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बीच में कोई हैक भी कर लेता है तो उसे खोल नहीं पाएगा। और जिसे उसका पासवर्ड पता है सामने वाला पक्षकार, और जिसे उस कोड को खोलने का तरीका पता है, वह निर्धारित माध्यम से उस को खोलेगा और सूचना प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार हैकिंग से भी बचा जा सकता है और वायरस से भी बचा जा सकता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। बौद्धिक संपदा एवं निजता पर खतरे के जोखिम। देखिए बच्चों, बौद्धिक संपदा को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हमने अपने जो उत्पाद का पेटेंट करा रखा है, साथ ही साथ कॉपीराइट जो अपने प्राप्त कर रखा है, विशेष अधिकार जो हमने प्राप्त कर रखा है, हमारी जो डिज़ाइन पर हमने विशेषाधिकार प्राप्त कर रखा है, इंटरनेट पर जाते ही वह क्या हो जाती है, सार्वजनिक हो जाते हैं। वो दस्तावेज कैसे हो जाते हैं, पहले तो निजी थे, लेकिन जैसे ही ये ऑनलाइन होते हैं ये क्या हो जाते हैं, सार्वजनिक हो जाते हैं। इनको कई लोग देख सकते हैं और देखकर कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में भी बहुत नुकसान होता है। सूचना जब एक बार इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है तो वह निजी क्षेत्र के दायरे से बाहर निकल आती है। ऑनलाइन लेन देनों के दौरान प्रस्तुत डाटा अन्य लोगों को भी पहुंचाए जा सकते हैं, जो कि इसका गलत इस्तेमाल कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, जब ये सूचनाएं हैं,
ये किसी गलत हाथ में चल जाती है तो उसका गलत उपयोग हो सकता है। हमारे लेन देन संबंधी डाटा हैं उनका भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, और इनका भी जो ये विशेषाधिकार है इनका भी हनन हो सकता है। किसी ने हमारी डिजाइन चुरा ली और उसी डिजाइन के अनुसार कोई उत्पाद तैयार कर दिया तो नुकसान हो जाता है, और यह डिजाइन उसे कहाँ से प्राप्त हुई? इंटरनेट से प्राप्त हो गई। तो यह भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों, सफल ई व्यवसाय कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन। देखिए, ई व्यवसाय के सफल कार्यान्वयन के लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है, जैसे कंप्यूटर का होना, साथ ही साथ इंटरनेट का होना, इसके अलावा आपका एक वेब पेज होना चाहिए, और आपको ऑनलाइन व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए। मतलब किस प्रकार से सूचना प्रेषित की जाए, सूचना दी जाए, जानकारी एकत्र की जाए और भुगतान किस प्रकार से हो, इनकी जानकारी आपको ई व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये आवश्यक संसाधन आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, तभी आप ई व्यवसाय को आसानी से संचालित कर सकते हैं। ई व्यवसाय के लिए वेबसाइट के विकास, संचालन, रखरखाव और वर्धन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। देखिए, अन्य व्यवसायों में तो पूंजी की आवश्यकता होती है, मनुष्य की आवश्यकता होती है, आपके पास एक भौतिक ढांचे की आवश्यकता होती है। उसी के साथ साथ इसके अंदर वेबसाइट के जो वेब पेज है उसके विकास की आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका संचालन कैसे हो, रखरखाव कैसे हो, वर्धन कैसे हो, इसके अतिरिक्त संसाधन भी आवश्यक होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर फर्म की स्थिति ही वेबसाइट कहलाती है, और जो www के बारे में आपने सुना है, वर्ल्ड वाइड वेब, उस पर जो फर्म की स्थिति होती है वही वेबसाइट कहलाती है। फर्म द्वारा उस पर अपने फर्म के बारे में जानकारी दी होती है, अपने उत्पादों की जानकारी उस पर अपलोड की होती है। यह उस विषय वस्तु का ऑनलाइन दृश्य स्वरूप है जिसे फर्म दूसरों को उपलब्ध कराना चाहती है। मेरी कोई फर्म है और मैं उसकी वेबसाइट बनाकर, मैंने एक वेबसाइट बना दी और उस पर अपनी फर्म के उत्पादों की सारी जानकारी उस पर दे दी। अब जो भी उसको देखेगा उसे मेरे फर्म के उत्पादों की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ ई व्यवसाय अनुप्रयोग। ई अधिप्राप्ति। देखिए, ई अधिप्राप्ति क्या है? यह एक तरह से सप्लायर एक्सचेंज है, वस्तुओं का क्रय विक्रय ऑनलाइन माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इसमें व्यावसायिक फर्मों के मध्य इंटरनेट आधारित विक्रय लेन देन संबंध होते हैं, जिसमें विपरीत नीलामी, जो कि अकेले क्रेता व्यवसायी और अनेक विक्रेताओं के मध्य ऑनलाइन व्यापार को सुगम बनाती है, और अंकीय बाजार स्थलों, डिजिटल मार्केट प्लेस, जो कि क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य ऑनलाइन व्यापार को सुगम बनाते हैं, भी सम्मिलित होते हैं। इसमें इंटरनेट के माध्यम से व्यावसायिक फर्में आपस में क्या करती है? लेन देन का कार्य करती है। एक जो फर्म है वह दूसरी फर्म से लेन देन का कार्य करती है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। ये सारा कार्य किसके माध्यम से होता है? इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। अगला है ई बोली, ई नीलामी। देखिए, पहले क्या होता था? जो नीलामी होती थी उसमें एक वस्तु नीलाम करने वाला होता था, वो वस्तु प्रदर्शित करता था और कई लोग बैठकर, उसके सामने बैठकर उपस्थित होकर वो बोली लगाते थे। कोई 4 लाख लगा देगा, कोई 3, कोई 8 लाख लगा देगा, और जिसकी सबसे ज़्यादा बोली होती थी उसको वह वस्तु मिल जाती थी। लेकिन आजकल क्या होने लगा? अब यह प्रक्रिया बदल गई है। इसमें नीलामी करता जो है वह ऑनलाइन ही वस्तु को प्रदर्शित करेगा, और ऑनलाइन ही, चाहे आप अपने मोबाइल से ही नीलामी लगाएं, उसकी राशि बोल लें। जैसे आपने 10 लाख लगा दी, किसी ने अपने कंप्यूटर पर बैठा है और उसने 11 लाख लगा दी, ठीक है, ये व्यक्ति 11 लाख रुपए की बोली लगा रहा है, आपने अपनी बोली बढ़ाकर 16 लाख रुपए कर दी, तो जैसे ही जिसकी सबसे ज़्यादा बोली होती है वह वस्तु उसकी हो जाती है। इस प्रकार से ऑनलाइन बोली होने लगी है। बहुत सी खरीदारी वेबसाइटों पर
अपने आप मूल्य प्रस्तुत करने की सुविधा होती है ताकि आप वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बोली लगा सकें, जैसे कि एयरलाइन टिकटें। इसमें ई निविदाएं भी शामिल होती है जिसमें कोई भी अपना निविदा मूल्य ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। अब सरकार ई निविदा को भी बढ़ावा दे रही है जिसमें कोई भी ऑनलाइन निविदा मूल्य क्या कर सकता है, भर सकता है, ऑनलाइन अपना मूल्य बता सकता है। आगे देखते हैं बच्चों, ई संचार ई संवर्धन। देखिए अब ऑनलाइन कैटलॉग्स जारी किए जाने लगे हैं, ऑनलाइन ही सर्वे होने लगे हैं, ऑनलाइन ही विज्ञापन होने लगे हैं। तो ये सारे कार्य ई संचार ई संवर्धन के अंतर्गत आते हैं। इसमें उन ऑनलाइन सूची पत्रकों का प्रकाशन जो कि वस्तुओं की छवि प्रदर्शित करते हैं, बैनरों के द्वारा प्रचार, मत सर्वेक्षण, ग्राहक सर्वेक्षण इत्यादि शामिल होते हैं। सभाएं एवं सम्मेलन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा किए जा सकते हैं। बच्चों आपने देखा होगा जैसे ही आप मोबाइल में खोलते हैं तो आपको कई प्रकार के यूट्यूब पे खोलेंगे कई प्रकार के सर्वे आ जाएंगे, व्यूअर्स सर्वे आ जाएंगे। आप उस सर्वे में भाग लीजिए या उससे स्किप कर जाइए। इसी प्रकार जब भी आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो बीच में विज्ञापन आ जाता है, उस विज्ञापन को आप या तो पूरा देखिए या स्किप करने का भी ऑप्शन होता है। तो इस प्रकार से ये जो ई संचार ई संवर्धन के द्वारा क्या हो रहा है, अब प्रचार प्रसार किया जाने लगा है। अब सभाएं भी इस माध्यम से होने लगी है, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी सभाएं भी इस माध्यम से होने लगी है। अगला है ई व्यापार। इसमें प्रतिभूति व्यापार, अंशों का क्रय विक्रय होता है। प्रतिभूति व्यापार अंशों एवं अन्य वित्तीय प्रपत्रों का ऑनलाइन क्रय एवं विक्रय सम्मिलित होता है। आगे देखते हैं बच्चों, ई सुपुर्दगी। देखिए आजकल इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुपुर्दगी भी होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई वस्तु हमने ऑर्डर की और वो है इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास आ गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगे, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएंगे। आपने कोई पुस्तक मंगाई तो जो ई पुस्तकें होती हैं, जो ई पुस्तकें होती है वो आपको इस माध्यम से मिल जाएगी। जो ई पत्रिकाएं होती हैं वो आपको इस माध्यम से मिल जाएगी। आपको कई फिल्में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको कई गाने भी इस माध्यम से आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये होती है ई सुपुर्दगी। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फोटो, वीडियो, पुस्तकें, ई पुस्तकें और पत्रिकाएं, ई पत्रिकाएं और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री की कंप्यूटर प्रयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी भी सम्मिलित होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कानूनी, लेखांकन, वित्त एवं अन्य सलाहकारी सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। आपको चिकित्सा सेवाएं भी मिल जाती है, कहीं आप डॉक्टर से संपर्क करना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं तो इस पर मिल जाएगी। आप किसी वकील से सलाह लेना चाहते हैं तो कानूनी सलाह भी आपको मिल जाती है, वित्तीय सलाह भी इस पर उपलब्ध हो जाती है। ये भी ई सुपुर्दगी के अंतर्गत आते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।